अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुमसे, ये समंदर कितना गहरा है, नहीं भूला अभी भी मैं, नहीं तुम बदगुमान हो, नहीं तक तुम्हारा लफ्ज चेहरा है। लफ्ज स्पर्श को कहते हैं। हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में। और एक शायरी के हवाले से मैं 4 लाइन रखता हूँ। अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, रईसों की रवायत सा नहीं है, ये शौक रईसों की रवायत सा नहीं है। और एक होती है, इसमें सबसे बड़ा जो हमारे लिए कीमती खजाना होता है वो अपने में, कभी तसव्वुर में जब तेरी बातें जगने लगती है, रातें जगने लगती हैं, कभी तसव्वुर में जब तेरी बातें जगने लगती हैं, तन्हाई में उस आलम की रातें जगने लगती हैं। और अगला शेर देखें, छेड़ शरारत शोख नजर से दिल का हाल बयां करती, लम्स की होठों पे सौगातें जगने लगती हैं, तेरे लम्स की होठों पे सौगातें जगने लगती हैं। और गहराइयों में डूबे, तुझसे वाबस्ता ख्वाबों की, तुझसे वाबस्ता ख्वाबों की किरचें जब जब चुनता हूँ, तुझसे वाबस्ता ख्वाबों की किरचें जब जब चुनता हूँ, इन आँखों में बेमौसम बरसातें जगने लगती हैं, इन आँखों में बेमौसम दिल में वो बारातें जगने लगती हैं, अब तक भी इस दिल में वो बारातें जगने लगती हैं। और ऐसा भी हो जाता है जब कोई दवा नहीं लगती, ऐसा भी हो जाता है जब कोई दवा नहीं लगती, पीर फकीरों में बांटी खैरातें जगने लगती हैं, पीर फकीरों में बांटी खैरातें जगने लगती हैं, कभी तसव्वुर में जब तेरी बातें जगने लगती हैं। कोई नमन, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सबका यहाँ पर। मंचासीन उपाध्यक्ष महोदय एवं नाजिम भाई का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज इतनी खुशी मुझे हो रही है, शायद मैं बयान नहीं कर रहा, अपना फेस देख रहे होंगे, मैं लगातार बहुत ज़्यादा खुश हूँ देखते हुए। एक जो बहुत दिलों से एक इच्छा थी दिल में कि कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी वाकई में कराई जानी चाहिए थी। मैं आज ये रखता है इस चीज़ के लिए, हालांकि मुझे पता नहीं था कवि गोष्ठी है आज यहाँ पर, तो मैं अपना मंतव्य रखता कि ये कवि गोष्ठियाँ होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से लगभग 30 सालों से लगता है, क्योंकि कवि की जो सोचने की शक्ति होती है वो एक आम आदमी से कई गुना अधिक होती है, क्योंकि वो चीज़ सोच सकता है जो हम कर भी नहीं सकते, वो चीज़ सोच सकता है वाकई में। मतलब कवि एक ऐसी, मतलब अगर कहा जाए कवि एक ऐसी धारा है जो जिसका प्रभाव रुक नहीं सकता कभी भी। क्योंकि मैंने कई बार बहुत सारी कविताएं सुनी है, मेरे कई दोस्त भी हैं, मुकेश कुमार कश्यप जी हैं फर्रुखाबाद से, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि सम्मेलन करते हैं। बरेली से राकेश जी हैं, वो भी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। और ये भी है मेरे बहुत से, मैंने उनको मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, सभी ने पढ़ा होगा लगभग हाई स्कूल इंटर में, कक्षा 8 में सभी ने पढ़ा, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, सूर्यकांत त्रिपाठी को पढ़ा, गुलजार साहब को पढ़ा, रहीम साहब को मैंने सुना है अच्छे तरीके से, मतलब नेट पे। और एक बहुत शानदार जो कविता मुझे आज भी कंठस्थ है, वो एक आती थी बहुत पहले, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, दिवाकर जी की कविता है और मुझे कंठस्थ है, मुझे बहुत ही पसंद थी कविता वाली। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिंदगी के मानस पटल पर वो छोड़ दी जाती हैं, तो ये एक कवि कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अगर जिंदगी के मानस पटल पर आपको कुछ लिखवाना है तो वो कवि ही कर सकता है। और आज की जो सबसे शानदार कविता
जो मुझे आज बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे आता तो नहीं है लेकिन मैं आज आपको हिम्मत करके थोड़ा सा सुनाता हूँ। मैंने कभी करा नहीं कभी कुछ भी। एक कविता बहुत अच्छी है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। शायद आपको याद होगा या कवि हैं मेरे ख्याल से डॉक्टर विश्वास कुमार साहब, मुझे बहुत पसंद है कविता। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं कैसा दूर हूं तुझसे, तू कैसी दूर है मुझसे, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। बस इसी के साथ लाइनें खत्म करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इस वास्तव में कवि सम्मेलन वाला, अभी बहुत बड़ी बात थी। आज उषा दीदी की पावन स्मृति को हम नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने, और जब भी मैं आता हूँ उनकी बहुत याद आती है और कोशिश करता हूँ कि वो याद आंखों के जरिए बाहर ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझसे कि इस बच्चे को जीवित रखना। इसलिए एक बाल रचना से शुरुआत करता हूँ और मैं समझता हूँ हंसते हंसते वो रचना सुनाऊंगा तो शायद उषा दीदी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पे। और कविता की भूमिका यह है कि कॉलोनी में एक बाग है, उसमें बच्चे रेलगाड़ी बना के खेल रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। तो देखे मनोज भाई कि गाड़ी गाड़ी खेल रहे हैं कॉलोनी के बच्चे सारे, गाड़ी गाड़ी खेल रहे हैं कॉलोनी के बच्चे सारे, जैसे नभ में चमक रहे हों नन्हे नन्हे झिलमिल तारे। गाड़ी गाड़ी खेल रहे हैं कॉलोनी के बच्चे सारे, जैसे नभ में चमक रहे हों नन्हे नन्हे झिलमिल तारे। और उस गाड़ी में जो बच्चे पकड़ के खेल रहे हैं एक दूसरे को, उसमें असलम नाम का बच्चा जो है वो इंजन बना हुआ है कि इंजन असलम सीटी देकर पूरा रेला चला रहा है। इंजन असलम सीटी देकर पूरा रेला चला रहा है, मोनी रीता जॉनी डिब्बे पापे झंडी हिला रहा है। इंजन असलम सीटी देकर पूरा रेला चला रहा है, मोनी रीता जॉनी डिब्बे पापे झंडी हिला रहा है। आनंद देखें बड़े बड़े भी देख देख अचरज के मारे, गाड़ी गाड़ी खेल रहे हैं कॉलोनी के बच्चे सारे। अब बच्चों को गाड़ी बनता देखकर बड़ों पे क्या असर हुआ वो भी देखें कि काम छोड़कर अपना अपना पंडित फादर ज्ञानी हाजी, काम छोड़कर अपना अपना पंडित फादर ज्ञानी हाजी, डिब्बे बनकर इस प्यारी सी गाड़ी में लगने को राजी। काम छोड़कर अपना अपना पंडित फादर ज्ञानी हाजी, डिब्बे बनकर इस प्यारी सी गाड़ी में लगने को राजी। और सो भाई ये भी बच्चों में घुल मिलकर, ये भी बच्चों में घुल मिलकर अब लगते हैं कितने प्यारे। काम छोड़कर अपना अपना पंडित फादर ज्ञानी हाजी, डिब्बे बनकर इस प्यारी सी गाड़ी में लगने को राजी। ये भी बच्चों में घुल मिलकर अब लगते हैं कितने प्यारे, गाड़ी गाड़ी खेल रहे हैं कॉलोनी के बच्चे सारे। और देखें अंतिम बंद इस प्रश्न का, गाड़ी को चलते देखो, जात पात पर मरने वालों इस गाड़ी को चलते देखो, नन्हे नन्हे इन नैनों में मीठे सपने पलते देखो। जात पात को लेकर तमाम तरीके के दांव पेच हमारे दुर्भाग्यवश चलते हैं देश में, उसकी मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बंद समर्पित करता हूं कि जात पात पर मरने वालों इस गाड़ी को चलते देखो, नन्हे नन्हे इन नैनों में मीठे सपने पलते देखो। ऐसी प्यारी थमा चौकड़ी, ऐसी प्यारी थमा चौकड़ी,
इससे मन का तम भी हारे, तम यानी अंधेरा, मन का अंधियारा। ऐसी प्यारी घमा चौकड़ी, इससे मन का तम भी हारे। गाड़ी गाड़ी खेल रहे हैं कॉलोनी के बच्चे सारे। और ये भी एक सच्चाई है कि अगर आज हम अपने पर्व, अपने त्योहार, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर शांतिपूर्वक मना पा रहे हैं तो उसमें हमारे सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। सैनिकों को नमन करते हुए मैं कुछ गुप्त तक मनोज भाई रख रहा हूं, और बहुत गंभीर होकर सुनने की चीज है। देश की सीमा पर जो अड़े हुए हैं, अपनी प्राण लगा रहे हैं। अभी हम अशोक विद्रोही जी को सुनेंगे, बहुत अच्छे उसके रचनाकार हैं वो। लिए प्राणों को हाथों पर सजग हर बार रहते हैं। इसी मुक्तक से शुरुआत हुई थी प्रेस क्लब में, मुझे इतना अच्छी तरह याद है, लगभग 11 साल पहले। और ये जो दो विभूतियां बैठी हैं मंच पर, इनको भी शेर आता है। लिए प्राणों को हाथों पर सजग हर बार रहते हैं, अड़े जिनके सदा सम्मुख कई मझधार रहते हैं। लिए प्राणों को हाथों पर सजग जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी शुभकामनाएं देने की कृपा करें। प्रयास किया और लगातार इस प्रेस क्लब को बचाए फिर हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों की निगाह ऐसी थी कि ये प्रेस क्लब जो है यहाँ पर मार्केट बन जाए या और कोई सरकारी दफ्तर खुल जाए। लेकिन हम भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और बधाई भी देते हैं कि उन लोग के अथक और राजन भाई के अथक प्रयास से आज प्रेस क्लब तरक्की कर रहा है। और तरक्की का सबसे बड़ा जो कारण है वो पत्रकार एकता है। जब तक पत्रकारिता की एकता नहीं होगी तब तक ये चीज़ें संभव नहीं होती है। मैं सभी अपने साथियों से यह प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से आप इस प्रेस क्लब भवन में एकजुटता दिखाते हैं, उसी तरह से बाहर भी अगर किसी को कोई आवश्यकता पड़ती है या नहीं भी पड़ती है तो हमें जहाँ भी मिलते हैं तो एकता को कायम रखना है। तभी पत्रकारों की को सम्मान मिलेगा, शासन प्रशासन से विशेष सहयोग मिलेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। से तो उनका तारुफ कराना आईने को दिखाना है, लेकिन आज वो नए रूप में यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। वैसे तो वो डॉक्टर हैं और बहुत सालों से उनकी रेलवे में रहे और अपना क्लिनिक चल रहा है। पत्रकारिता में भी हैं, कई किताबें लिखी हैं उन्होंने, लेकिन आज नए रूप में प्रेस क्लब में प्रस्तुत हो रहे हैं। उनकी कुछ कविता के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं, अपनी बात करना चाहते हैं। डॉक्टर JP चंदेल जी, जरा तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। और मैं अपने सामाजिक सचिव योगेश जी का अनुरोध नया साल नई चुनौतियां लेके आ रहा है। हमें अपने कलम की धार को तेज रखना है। हमें आम आदमी के लिए लड़ना है, आम आदमी की परेशानियों को, की समस्याओं को उठाना है। मध्यम और छोटे अखबार ही ये काम कर सकते हैं। बड़े अखबार तो आप जानते हैं बिके हुए हैं, हर एक पार्टी के अलग अखबार है, अलग चैनल्स हैं। कलम की शक्ति है तो छोटे अखबारों में है, आप में है, हम में है। आप अपनी शक्ति को पहचानें, हम अपनी शक्ति को पहचानें और इस समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास करें। एक कविता बहुत पुरानी कविता, पहले वो सुनाता हूँ, फिर एक नई वाली। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी क्षमा चाहूँगा, जल्दी जाना चाहूँगा।
कल, आज और कल। हमारे जीवन में 3 काल होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। उसी का ये वर्णन है, कल, आज और कल। बचपन में मैं गिद्धों को देख के चिल्लाया करता था, उन्हें भगाया करता था, क्योंकि वे मुर्दों पे मंडराते थे, उन्हें बड़ी बेरहमी से। बचपन में गिद्धों को देख के चिल्लाया करता था, उन्हें भगाया करता था, क्योंकि मुर्दों पे मंडराते थे, वो बड़ी बेरहमी से खाते थे। वक्त बदला, सवाल बदले, वक्त जिंदा इंसान खा रहे हैं, हम टुक टुक देखते जा रहे हैं, बस अपनी जान बचाने की बुद्धिजीवी कहला रहे हैं। हम कुछ और आगे बढ़े, देश प्रेम के रंग हम पे चढ़े। आज हम जितमंद आवाम को पा रहे हैं, और खुशी पाने के लिए भाई से भाई का गला कटवा रहे हैं, भाई से भाई का गला कटवा रहे हैं। अल सुबह मुझे अलार्म नहीं, मेरी मजबूरियां जगाती हैं। अल सुबह मुझे अलार्म नहीं, मेरी मजबूरियां जगाती हैं। मेरे ख्वाबों में परियां नहीं, रोटियां आती हैं, मेरे ख्वाबों में रोटियां आती हैं। अल सुबह मुझे अलार्म नहीं, मेरी मजबूरियां जगाती हैं। मेरे ख्वाबों में परियां नहीं, रोटियां आती हैं। उन्हें लगता मैं बहुत मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, लेकिन मैं गरीबी से ग्रस्त हूँ, मैं बेरोजगारी से त्रस्त हूँ। लेकिन बदलाव की उम्मीद एक आग में अंदर दिन रात सुलगाती है। हर सुबह मुझे अलार्म नहीं, मेरी मजबूरियां जगाती हैं। तो भाई से लड़वा रहा, ऐसे वक्त में शहीद आजम भगत सिंह तेरी बहुत याद आती है। हर सुबह मुझे अलार्म नहीं, मेरी मजबूरियां जगाती हैं। मेरे ख्वाबों में परियां नहीं, रोटियां आती हैं। धन्यवाद। नहीं है मान। अभी बेटियों ने विश्व कप जीता था क्रिकेट का। ये सारे जग में देश का बढ़ा रही है मान। आगे आगे बेटियां, पीछे हिंदुस्तान। आगे अशोक विक्रम। जान दे के भी हमें जीना सिखा गए, वो जान दे के भी हमें जीना सिखा गए। रंग दे बसंती चोला मर गीत गा गए। सुखदेव भगत राजगुरु चूम के फंदे, माँ भारती की आरती में सर चढ़ा गए। माँ भारती की आरती में सर चढ़ा गए। खाना बदोश सबके दिलों में आबाद थे, सबको प्यारे थे क्रांतिकारी। खाना बदोश सबके दिलों में आबाद थे, और नारे जिनों के इनकलाब जिंदाबाद थे। आजाद ही जिए समाजाद ही मरे, भारत के लाल चंद्रशेखर आजाद थे। वो शक्ति है। आज हम लोगों की भी पहचान है तो प्रेस की वजह से है, नहीं तो कौन जानता है। कविता सुनाई और चले गए। तो कवियों का भी थोड़ा बहुत पत्रकारों जैसा ही मिजाज होता है, वो भी अपनी बात उसी तरह से कहते हैं। तो एक दो कविता मैं रखूंगा मंच से इजाजत लेके। दूर से आती हुई नारों की आवाज, भीड़ में दिखते हुए झंडे और टोपियां जो बेहद सफ़ेद कुर्तों के ऊपर थीं, मचा देते हैं कहीं गहरे में कोलाहल, जहां मैं अपने तमाम तहखानों के साथ एकदम नंगा हूँ, एकदम बेपर्दा। मुझे याद आते हैं वे वादे जो कभी पूरे ना किए, वो चेहरे जो आज तक मायूस रहे, वो गलियां जो दिखावटी नंगे पैरों से मैंने कभी तय की थी। तभी तो आज ये राजमहल, ये दौलत शोहरत। अब एक गीत मातृभूमि पर कहना चाहूँगा।
और एक समर्पित करूंगा स्वर्गीय श्रीमती उषा अग्रवाल जी को, अगर इजाज़त हो, नहीं तो मैं एक ही गीत से भी पूरा कर सकता हूँ। मान माता तेरा हम बढ़ाएंगे, मान माता, मातृभूमि पर मान माता तेरा हम बढ़ाएंगे, मान माता तेरा हम बढ़ाएंगे, धूल माथे से तेरी लगाएंगे, एक क्या 100 जन्म तुझ पे कुर्बान माँ, एक क्या 100 जन्म तुझ पे कुर्बान माँ, एक क्या 100 जन्म तुझ पे कुर्बान माँ, भेंट अपने सरों की चढ़ाएंगे, मान माता तेरा हम बढ़ाएंगे। और बंद सुनिएगा। गोले बारूद से ना किसी तोप से दिल ये डरता नहीं अब किसी खौफ से, दिल ये डरता नहीं अब किसी खौफ से, बांध सर पे कफन चल जिधर देंगे हम, बांध सर पे कफन चल जिधर देंगे हम, पग नरण में ये पीछे हटाएंगे, मान माता तेरा हम बढ़ाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मेरे छोटे से निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित होते हैं कि आप लोग वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं। देखिए, प्रेस क्लब एक माध्यम है कि हम आपस में बैठें, एक दूसरे के विचार सुनें, सुख दुख में शामिल हों, तो उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब अगर कोई किसी की समस्या है तो वो प्रेस क्लब की मीटिंग में रखेगा, उसका हम हल देखेंगे कि किस ढंग से उसको हम उसका हल निकाल सकते हैं, किस ढंग से उसका निस्तारण कर सकते हैं। यही प्रेस क्लब का कार्य है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि हम जितने भी प्रेस क्लब के कार्यक्रम होते हैं उनमें अपनी भागीदारी निभाएं। वैसे तो प्रेस क्लब के ज़्यादा कार्यक्रम होते ही नहीं हैं। अभी हमारे पिछले दिनों योगेश जी ने भी और आना जी ने भी कहा था कि हर महीने एक मीटिंग होनी चाहिए। तो अगले वर्ष से हम ये सोच रहे हैं कि हर महीने, जिस महीने कार्यक्रम हो उसके अगले महीने हम केवल एक मीटिंग रखें, चाहे उसमें 4 लोग हों, 6 लोग हों, 8 लोग। मीटिंग करेंगे, अपनी बातचीत करेंगे और मीटिंग समाप्त कर देंगे। तो उससे ये होगा कि अगर हम 4 लोग भी मिल रहे हैं, 6 लोग भी मिल रहे हैं, तो आपस में विचारों का आदान प्रदान बना रहता है। वरना क्या होता है कि हम 3 महीने में, 4 महीने में एक बार प्रोग्राम करते हैं, 4 महीने बाद ही हम आप लोगों से मिल पाते हैं। और कोई अगर आपके दिल में कोई बात है तो वो कह नहीं पाते, या फिर व्यक्तिगत रूप से हमारे पास आए, या हम व्यक्तिगत रूप से आपको फ़ोन करें, आपके बारे में पूछें। तो हम ये चाहते हैं कि अगले वर्ष से हम जो मीटिंग रखें हर महीने, उसमें आप लोग, मेरी कोई उसमें बाध्यता नहीं है कि सभी आएँ। भाई हर एक के अपने काम हैं, आदमी नहीं आ सकता है। हम केवल प्रेस से जुड़े हुए हैं तो हमारा काम है कि हम प्रेस के लोगों के साथ रहें। लेकिन जो लोग और काम में भी लगे हुए हैं तो उनके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो आएँ। लेकिन अगर वो आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे साथी आ रहे हैं। तो एक तो ये कि अगले वर्ष से हर महीने, जैसे 26 जनवरी को तो हम परिचय पत्रों का वितरण करेंगे, तो जनवरी में कार्यक्रम हो ही जाए। उसके बाद हर महीने, जिस महीने कार्यक्रम नहीं होगा, यहाँ पर मीटिंग रखी जाएगी और उसकी सूचना सबको दे दी जाएगी। और जो भी हमारे साथी आएंगे उन सबका उसमें स्वागत हो। आगे बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी प्रेस क्लब से जो जुड़ें वो मन से जुड़ें।
क्योंकि अगर वो कार्यक्रमों में नहीं आएंगे तो प्रेस क्लब की जो छवि है वो भी धूमिल होगी। ये पता लगा कि हम प्रेस क्लब के मेंबर हैं और कार्यक्रम में जाते ही नहीं। तो प्रेस क्लब के जो हमारे निश्चित कार्यक्रम हैं, मान लीजिए 26 जनवरी है, पत्रकारिता दिवस है, अगर आप लोग कहेंगे जब मैंने ये होली का कार्यक्रम कोई रख लिया हमने तो उसमें आए आप, तो ये कार्यक्रम ऐसे हैं जैसे काव्य गोष्ठी हुई, तो हमने इसको इसलिए रख दिया कि भाई नया साल आने वाला है, जाने वाला है, तो और कोई हम रंगारंग कार्यक्रम रख नहीं सकते, तो हम काव्य गोष्ठी ही रख सकते हैं। रंगारंग कार्यक्रम रखने के लिए तो फिर पूरा हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। पता लगा हम दिल्ली से कलाकारों को बुलवाएं फिर कार्यक्रम रखें, तो वो हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास इतने साधन हैं और ना हम किसी साथी से ही चाहते हैं कि कोई सहयोग इन कार्यक्रमों के लिए लें। तो आप सभी अगर हर कार्यक्रम में आएंगे तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा कि आप सहभागिता उसमें निभाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा ही निवेदन है आप लोगों से, और जो कुछ भी व्यवस्था हम कर पाते हैं सूक्ष्म साधनों के चलते उसको आप स्वीकार करें। आज भी प्रसाद के रूप में थोड़ा बहुत आपके लिए व्यवस्था की गई है, उसको लेकर के जाएं। और मेरा एक निवेदन ये भी है कि हमारे सभागार को कोई भी साथी किसी भी रूप में गंदा ना करने की कोशिश करें, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम अगली मीटिंग रहेंगे तो हमें फिर मजदूर बुलाना पड़ेगा, उसको 500-700 रुपये देने पड़ेंगे, उसकी सफाई करवानी पड़ेगी, तो वो पैसे हमारे क्लब के बेकार चले जाते हैं। अगर क्लब साफ होगा तो हम केवल कुर्सियाँ साफ करवाएंगे, किसी को भी बुला करके 150 रुपये देंगे और अपनी मीटिंग कर लेंगे। तो एक इस बात का भी ध्यान रखें कि सभागार स्वच्छ रहे, और सभी कार्यक्रमों में कम से कम आप लोग अवश्य आएँ और अपने हस्ताक्षर करके जाएं। कुछ साथियों ने मुझसे शिकायत की कि हम समाचार पत्र में जो समाचार देते हैं उसमें उनके नाम नहीं होते हैं, तो हम रजिस्टर पर साइन करवाते हैं और उसी रजिस्टर के हिसाब से जो नाम उसमें होते हैं उनको हम समाचार पत्र में देते हैं कि ये व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप उस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें। अगर आपके हस्ताक्षर नहीं होंगे तो आपका नाम नहीं जा पाएगा, भले ही आप कार्यक्रम में उपस्थित रहें, क्योंकि हमारे पास इतना कोई पैमाना नहीं होता कि कौन आया कौन नहीं आया, और मैं मंच पर बैठा होता हूँ, मुझे इतना ध्यान रहता नहीं कि भाई कितने व्यक्ति यहाँ पर आए थे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें और प्रेस क्लब को सहयोग करते रहें। इसी में पत्रकारों का भला है, क्योंकि अगर एक प्रेस क्लब से हम जुड़े रहेंगे, देखिए कुछ साथियों ने मुझसे बीच में ये भी कहा कि हम इस प्रेस क्लब में कुछ पत्रकारों को बैठने दें। पिछले दिनों ये व्यवस्था की गई थी कि वे पत्रकार आकर के बैठें, लेकिन उन पत्रकारों ने जो हंगामा किया वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं इस तरह के हंगामे बर्दाश्त नहीं करता हूँ और ना मैं करने दूंगा। आज आप जितनी दुकानें बाहर लगी हुई हैं, इन लोगों से जाकर पूछिए तो सब एक ही बात कहते हैं कि अगर यह प्रेस क्लब आप लोग नहीं चला रहे होते तो यहाँ शराब का अड्डा होता। तो आप अगर प्रेस क्लब को शराब का अड्डा बनाना चाहते हैं तो बात दूसरी है, और आप चाहते हैं कि पत्रकार रहें इसमें, शराब का अड्डा ना बने, बदनामी ना हो, लोग ये ना कहें कि साहब प्रेस क्लब में आकर के ये होता है, तो आपको उन सब पत्रकारों को इससे दूर रखना हो और उनकी एंट्री भी इसमें नहीं करवानी हो। तभी प्रेस क्लब का मान मर्यादा रहेगा, प्रशासन की नज़र में भी आएगा। क्योंकि अभी आप सब लोग ही बता रहे थे, मैं तो चूँकि व्हाट्सएप चलाता नहीं हूँ, बटन वाला मोबाइल होता है मेरे पास, कि आपस में पत्रकार एक दूसरे के लिए क्या क्या लिखते हैं व्हाट्सएप, और वो सब प्रशासन देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है। तो प्रशासन की नज़र में चाहे कितने ऊँचे आप पत्रकार हैं, कितने बड़े चैनल के हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप भले ही मानते रहें, प्रशासन भले ही आपसे कह देगा आइए साहब बैठिए, लेकिन वो आपको मान सम्मान नहीं देगा। और उसके चक्कर में क्या होता है कि जो और पत्रकार हैं उनकी भी मान सम्मान खत्म हो जाता है। तो मेरा ये आप सब लोगों से कहना है कि एक तो व्हाट्सएप में इस तरह की कोई बातें ना करें जिससे प्रशासन उसका लाभ उठाए, और दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ये बातें बिल्कुल डालें ही नहीं। अगर आपको कोई बात करनी है तो पत्रकार से जाकर स्वयं मिलें और उससे कहें कि भाई हमारी मदद करो, या आप ये काम गलत कर रहे हो, ये काम मत करो। मेरा इतना सा ही केवल निवेदन है। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो, आप लोग यहाँ आए, आपका सबका हृदय से आभार, धन्यवाद।
अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चूँकि मैं आपसे बड़ा हूँ तो मेरा ये दायित्व है कि मैं कुछ ऐसी भी शिक्षा दूँ जो पत्रकारों के हित में हो। धन्यवाद। जी बाबू जी, आज का प्रोग्राम रखा गया है प्रेस क्लब में? देखिए, नववर्ष के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, क्योंकि वर्ष 2025 जा रहा है और 26 आ रहा है। तो 23 तारीख को हमने केवल इसलिए चुना कि आज मंगलवार है, बाज़ार भी बंद रहता है, और 30-31 दिसंबर को पूरे महानगर में कार्यक्रमों की धूम होगी। पत्रकार उसमें बिजी होंगे, हमारे प्रेस क्लब के साथी भी उसमें बिजी होंगे, तो इसलिए उनका आना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने आज 23 तारीख को ये कार्यक्रम रखा काव्य गोष्ठी का, जिसमें हमारे अशोक विद्रोही जी, राजीव प्रखर जी, मनोज मनु जी, डॉक्टर JP चंदेल ने अपनी कविताएं सुनाई और हमारे प्रेस क्लब के साथियों को संदेश भी दिए और मनोरंजन भी किया, दोनों कार्य किए। इसके लिए हम सभी कवियों के हृदय से आभारी भी हैं और उन पत्रकार साथियों के भी आभारी हैं प्रेस क्लब के, जो इस कार्यक्रम में आज यहाँ आए। आज जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने बताया, काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। हमारे सभी कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं पाठ की। हमारे पत्रकार साथियों ने अपने विचार रखे और बड़े हर्षपूर्ण इस पुराने 2025 ईयर को विदा कर रहे हैं हम लोग, और जो नया साल आ रहा है कैलेंडर का 2026 का, उसका स्वागत किया गया। और मैं अपने सभी साथियों को नववर्ष के लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि हम लोग इसी तरीके से प्रेस क्लब भवन में जुड़ते रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें, उसकी परेशानियों में, उसकी खुशियों में शामिल होते रहें। प्रेस क्लब मुरादाबाद का एक उद्देश्य हमेशा रहा है कि एक परिवार की तरह हम अपने साथियों को देखते हैं और उसी तरीके से उनसे भी चाहते हैं कि वो भी हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहें एक परिवार की तरह। प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद हर संभव कोशिश करता है कि अपने साथियों का बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में साथ दे, और समय समय पर हम ऐसे पत्रकारों को, कवियों को, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सभी साथियों को नववर्ष का एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपके लिए नववर्ष नई खुशियां लेकर आए। बहुत बहुत आप सबका आभार।